हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज हम बहुत छोटा सा वीडियो अपलोड करेंगे। कल से आपका थोड़ा लेंथी वीडियो आएगा, उसकी तैयारी में है, तो आज आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप निम्न सभी पर प्रभाव पड़ता है सिवाय। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम फिर से इसको रिकेप ले लेते हैं। ए ऑप्शन है वनस्पतियों और जीवों का हनन, बी ऑप्शन है जलाशय भूकंपीयता, सी ऑप्शन है जल जनित बीमारियां, डी ऑप्शन है मरुस्थलीकरण। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बांधों और जलाशयों के निर्माण में फलस्वरूप निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, बांधों के कारण पानी रुकने से क्या होता है, बहुत सारी मछलियां की प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि पानी रुक जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं। बाढ़ के कारण क्या होता है, स्थानीय जीव जंतुओं पेड़ पौधों की प्रजातियों के जलाशयों में रुके पानी में मलेरिया के कीटाणु पनप जाते हैं, जो स्थानीय लोगों को बीमार कर देते हैं। जलाशयों के निर्माण से भूस्खलन आदि घटनाओं में वृद्धि होती है, जबकि बांध और जलाशयों के मरुस्थलीकरण में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है ये भ्रंशोत्स पर्वत है, बी ऑप्शन है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, सी ऑप्शन है इसका उत्तरी खंड लावा या बेसाल्ट से आच्छादित है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ऑप्शन दिया है 1 तथा 2, बी ऑप्शन है 2 तथा 3, सी ऑप्शन है 1 तथा 3, डी ऑप्शन है 1 2 3। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया है। पश्चिमी घाट के संबंध प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सही हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। वास्तव में यह पर्वत श्रेणी न होकर प्रायद्वीपीय पठार का एक ही भ्रंश कगार है। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ए ऑप्शन है सतलज सिंधु गंगा, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, डी ऑप्शन है सतलज ब्रह्मपुत्र गंगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ये आंसर सही नहीं होगा, सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना, क्योंकि यमुना ये गलत है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। जब कोई नदी अपने मार्ग से आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में प्रभावित होती है, उसे पूर्ववर्ती अपवाह कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियां होती हैं पूर्वीवर्ती प्रवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची वन को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। तो सूची वन में जनजातियां दी गई हैं और सूची 2 में उनके राज्य दिए गए हैं। पहली जनजाति दी गई है गद्दीस, तो गद्दीस का जो संबंध होता है वो होता है हिमाचल प्रदेश से। फिर दी गई है टोडा जनजाति, जो कि टाफर टोडा और टाफर तमिलनाडु। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। खासी, इसमें ये जो खासी जनजाति है मेघालय की होती है, और यहाँ पे 3 पर्वत भी होते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तो ये भी याद रखिएगा। चौथी जनजाति जो है वो है नागा। तो नागा जनजाति जो है ये है मणिपुर की। और आप लोग जानते हैं वर्तमान में मणिपुर में बहुत ज़्यादा हिंसा चल रही है कुकी और मैतेई संप्रदाय में। तो कभी क्वेश्चन करंट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि मणिपुर में कौन से संप्रदाय की वजह से हिंसा पनपी हुई है, तो कुकी संप्रदाय और मैती संप्रदाय। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ए ऑप्शन है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर, बी ऑप्शन है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर,
सी ऑप्शन है प्रधान देशांतर पर, डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधान देशांतर पर क्या होता है, दो ग्लोबों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ये याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ से होकर गुजरती है, तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसे शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहा जाता है। पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध की महत्वपूर्ण रेखा होने के कारण यहाँ ग्लोब के दो स्थानों की दूरी न्यूनतम होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे तिथियों की विभाजन रेखा भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का 8 बार मुड़ाव हुआ है। 45 डिग्री उत्तरी एवं 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी मध्याह्न रेखाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूचीबद्ध तथा सूची द्वितीय को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को से सही उत्तर समझिए। तो इधर देश दिए गए हैं और इधर आपको राजधानी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी लोग जानते होंगे कैनबरा होती है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं, बर्न। ताजिकिस्तान की होती है दुशानबे और तंजानिया होती है डोडोमा। डोडोमा से एक चीज याद रखिएगा, तंजानिया डोडोमा कैपिटल है। और एक चीज यहाँ से ब्लिंक कर लीजिएगा कि तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। तो तमिलनाडु के दो बेटा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा है। ए ऑप्शन है ब्राजील धारा, बी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, सी ऑप्शन है क्यूरोसिया धारा, डी ऑप्शन है हम्बोल्ट धारा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी समुद्री धारा होती है हम्बोल्ट धारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा पेरू या हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। इसी धारा के कारण पेंगुइन पक्षी विषुवतीय क्षेत्र के गैलापागोस द्वीप पर रहा करते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेंगुइन पक्षी जो होते हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं, तो गैलापागोस द्वीप पर निवास करते हैं। ये धारा उत्तर और दक्षिण विषुवतीय धारा में मिल जाती है। उत्तरी अक्षांश की धारा क्यूरोसिया अगर पूछ ली जाए तो क्यूरोसिया जो है वो एक गर्म धारा है, इसे सुशिमा भी कहते हैं, इस तरह लिखा होगा सुशिमा, सुसीमा। दक्षिण अटलांटिक में धाराएं वृत्त बनाती हैं और एक धारा ब्राजील है जो एक गर्म धारा है। ब्राजील और क्यूरोसिया धारा कैसी है, गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम कोई धारा नहीं होती है बल्कि गर्म धाराओं का एक समूह होता है जो कि अटलांटिक में होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। ए ऑप्शन है बेतवा नदी, बी ऑप्शन है केन नदी, सी ऑप्शन है रियंद नदी, डी ऑप्शन है रोहिणी नदी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित परीक्षा नामक स्थान पर है और ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं यूरेनियम की खोज ललितपुर में है उत्तर प्रदेश में। बस तो खनिज संपदा में उत्तर प्रदेश की गणना निर्धन राज्यों में की जाती है क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा बहुत कम है। निर्धन होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण राज्य की भूगर्भीय संरचना है। राज्य में सभी खनिज पदार्थ मुख्य रूप से ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, मऊ जिले में केंद्रित हैं। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर से संचित राशि की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है, किंतु अन्य खनिजों की मात्रा या इतनी नगण्य है उन पर व्यय मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता अथवा कुछ तकनीकी अक्षमताओं के कारण भूगर्भ में दबे पड़े हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे यूरेनियम, स्टिवनाइट, वेरानाइट, ग्रेफिट, अभ्रक, गंधक, एंटीमनी, संखिया, गार्नेट इत्यादि। बांदा में यूरेनियम का बेस मेटल्स तथा हमीरपुर जिले में ग्रेफाइट विद्यमान होने के प्रमाण मिले हैं, जबकि
यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज जो है ललितपुर में की गई है। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित है, तो इसमें ए बी सी डी ई में 40वें स्थान पर कौन आएगा, वो आपको बताना है। तो इसमें आपको काउंटिंग करनी है। तो 21वें स्थान पर आता है एफ, ठीक है, और 28वें स्थान पर आएगा आपका जी, फिर 36वें स्थान पर आएगा आपका एच, और 45वें स्थान पर आएगा आपका आई। तो इस तरह से लिख लीजिएगा, 1 मिनट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। एच आएगा आपका 44 पे, आई आएगा 45 पे, जी आएगा 43 पर, एफ आएगा आपका 42, और ई आएगा आपका 41, और तो डी आएगा आपका 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ए बी से लंबा परंतु जी जितना लंबा नहीं है, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है सबसे लंबा कौन है। तो प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसा करते जाइए। ए बी से लंबा है पर सी जितना नहीं है, तो ये लो, ओ, इस तरह से बना दो, ठीक है। दूसरी शर्त यह है क्या, डी ई से लंबा है पर बी भी जितना नहीं है, तो डी जो है लंबा किससे है, ई से, पर बी जितना नहीं है, ये बना दो, ठीक है। अब तीनों शर्तें हैं जो मिला दो। तीनों शर्तें क्या हैं, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी ई एफ। तो इसमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आ जाएगा आपका सी आंसर। अब इसको इस तरह से ना लिख के आप इस वे में भी लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि कैलेंडर से संबंधित है। 12 जनवरी 1979 या 1979 को क्या था, शुक्रवार था। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा। तो मतलब 80 और 80 के बाद 81 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। तो लिख लीजिए भाई, 12 जनवरी 1979 को क्या है, शुक्रवार है, जो इन्होंने खुद बता दिया है। और हमसे पूछा है 12 जनवरी, 2 साल बाद पूछा है, तो 12 जनवरी 1981 में। तो आप सभी लोग जानते हो अगर लीप ईयर नहीं होती तो एक एक दिन बढ़ जाता है। तो 12 जनवरी 1980 को क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। फिर आपकी लीप वर्ष आ जाएगी, तो लीप वर्ष है 1980, तो लीप वर्ष में क्या होगा, 2 दिन होंगे विषम दिन, ठीक है। 1981 अगर सामान्य वर्ष है तो इसमें विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 1। तो कितने हो गए, 3 दिन हो गए, दो दो विषम दिन हो गए लीप ईयर में 1980 में, और एक विषम दिन हो गया आपका 1981 में। तो 12 जनवरी 1981 को शुक्रवार से 3 दिन आप ऐड कर दो, तो किस कौन सा दिन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सोमवार। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लो, देखो 12 जनवरी 1980 जो कि लीप वर्ष है, लीप वर्ष होगा तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, तो ऑड डेज हो जाएंगे आपके 2। जब भी कोई लीप वर्ष होता है तो उसमें ऑड डेज होते हैं, और जो नॉर्मल ईयर होती है तो उसमें कितना होते हैं, 1। तो 3 हो गए। और 1979 को क्या था, शुक्रवार।